हेलो प्यारे विद्यार्थियों, NIOS स्पेशल चैनल, आपका अपना प्यारा चैनल GCC क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही दमदार जोशीले अंदाज में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो शायद अभी मैं बुक में आपको देख लूं, चैप्टर 13 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग योर एग्जाम। क्योंकि टोटल अगर बात करूं एग्जाम में मार्क्स वाइज तो 4 मार्क्स के इसमें पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स 6 था और ये वाला जो है आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समझना है। और मैंने आपके सिलेबस को चेक किया, बहुत बढ़िया सिलेबस है और बहुत बेहतरीन है। यानी कि थोड़ा सा CBSE से ठीक ठाक है, मतलब उतना नहीं है जितना नीट IIT में पढ़ना होता उतना नहीं है, ठीक ठाक है, बड़ी बढ़िया है, आसान है। सो आइए इसी के साथ कुछ जरूरी अनाउंसमेंट। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि ये चैनल ओनली NIOS स्पेशल बोर्ड के बच्चों के लिए है। क्योंकि आए दिन ये बहुत सारे वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, चाहे वो आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, लेक्चर्स हो, अब इसके बाद फिजिक्स के लेक्चर्स आने वाले हैं। सो तमाम चीज़ें आपके पास सही समय में सही वक्त पे पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर करना और जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, या जो भी आपका मन करे कॉमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर पढ़ने जो हम वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कुछ नाम से क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टोटली जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या होता है सर रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है ना, वो 2 रिएक्शन से मिलकर बना होता है। कई लोग सोचते हैं ना रेड ऑक्स मतलब लाल बैल, ना ना ना, लाल बैल नहीं, रेडॉक्स ये बना है 2 पार्ट से। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। आइए यहां पर यदि हम इस चीज को लिखें तो आपको अभी मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं लिखता हूं, हम लोग लिखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। दैट मीन व्हाट आर वी टॉकिंग? हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखो ये 2 तरह का रिएक्शन है। ये कितने तरह का रिएक्शन है? 2 तरह का रिएक्शन की हम बात करते हैं कि ये भैया रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन 2 तरह से बना है। पहला आप देखोगे रेड वाला टर्म है वो रिडक्शन से आया है, और जो ऑक्स वाला टर्म है वो किससे आया है? ऑक्सीडेशन से आया है। सो हमारे पास क्या आ गया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों ही एक साथ एक इक्वेशन में आते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो सर क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन? तो बचपन में मतलब क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। या जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है रिडक्शन होता है, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है ऑक्सीडेशन होता है। भूल जाइए इन डेफिनेशंस को, आप भूल जाओ इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर काम आने वाले नहीं हैं। यहाँ पर क्या काम आने वाले हैं? यहाँ पर काम आने वाले हैं आप जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन काम आने वाले हैं। कैसे सर? तो यदि आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 टर्म को समझना पड़ेगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखिए, एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। जैसे कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें और हम रिडक्शन की बात करते हैं, तो जब ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या लिखते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से यदि हम रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है कि जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ रिडक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर काई को काफ़ी टेंशन हो जाएगा, या तो कहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, कहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो एक ट्रिक बताता हूँ, देखो यहाँ O दिख रहा है, यहाँ भी O दिख रहा है, तो O से आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना कि ये कुछ ऑक्सीडेशन है और लॉस में भी O आ रहा है, ऑक्सीडेशन है। चलिए एक और ट्रिक बताता हूँ। आपने देखा होगा बढ़िया सा फिगर बनाते हैं, 2 आँखें हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सा ट्रिक है? तो देखो मैं आपको बता दूं, आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके सर पे बाल नहीं होते ना, यानी लॉस यानी क्या होते हैं? सर पे टकला हो जाता है वो, यानी उसके सर पे बाल ही नहीं है वो। तो मतलब बेसिक फंडा ये है ना अपन का कि यहाँ जिनके सर पे बाल नहीं होते ना, बिल्कुल आपने देखा होगा गोल टकले टाइप के दिखते हैं।
तो टकले टाइप के दिखने का मतलब क्या होता है बच्चों कि देखोगे इसको बोलते हैं लॉस ऑफ हेयर हो चुका है। तो ऐसे ही ना यहाँ पर आपको समझना है कि भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी O जैसा दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता है। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जैसे ही बोलेंगे ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो टकला याद कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हम अपना ट्रिक आजमा रहे हैं। ये हम लोग कुछ बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का। जैसे सोडियम, अब सोडियम देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस करके Na+ बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ Cl- को देखेंगे तो Cl- क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाता है। और ऐसा क्यों होता है ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बहुत क्लियर तरीके से बताया है कि क्यों सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है और क्यों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। इसके पीछे का अगर कारण आप जानने की कोशिश करेंगे तो इनका ऑक्टेट रूल है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जैसे 2, 8 और 1। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्या होता है 2, 8 और 7, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं इसको, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8, M सेल में 1, और इसी KLM क्लोरीन का भी हो गया यहाँ पे। सो आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए क्लोरीन भी चाहता 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और सोडियम भी चाहता है। सोडियम को देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन M सेल में है, क्लोरीन का भी M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सोडियम चाहता है कि मैं अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूँ और क्लोरीन चाहता है कि मैं भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूँ। समझ में आ रहा है ना बात, क्या यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो अपने ऑक्टेट रूल को, अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या तो गेन करते हैं। अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम को जरा ध्यान से देखेंगे तो M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, M सेल इतना बड़ा होता है, उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आती है। अब क्लोरीन है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 पूरा हो जाएगा। अब सोडियम जाता है क्लोरीन के पास, कहता है ए क्लोरीन सुनो ना, मेरा बस एक काम करोगे। बोला क्या, देखो ना मेरे पास ना 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं पूरा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मतलब पूरे सेल में मक्खी की तरह भन ऐसे करके डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सुनो ना तुम अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, कितना अच्छा रहेगा। क्लोरीन कहता है भाई देखो मैं तुम्हें तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं ज़रूर 8 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी स्टेबिलिटी पा लूँगा और तुम्हारा भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसी कारण अब देखिए कहता है क्लोरीन भाई हम तुम्हारे पड़ोस में दे दो यार 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ तुम भी ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम भी सोचता है हाँ यार चलो दे देते हैं, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हम डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो सोडियम ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसका क्या हो जाता है 2, 8 और 8 होने वाला है, और इसका क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। यानी अब ये ना अनस्टेबल से स्टेबल बन जाता है। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये पूरी की पूरी कहानी है, ये वह कहाँ लॉस होगा और कहाँ गेन होगा। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि आखिर क्यों सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बना है और क्यों क्लोरीन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बना है। तो ये पूरा पिक्चर केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैंने डिटेल बताया है, इसलिए आपको यहाँ पर समझने की कोई विशेष नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल, और ये भी अपना अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है जी, चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ है। तो ये स्टेबल होने के लिए देखिए इधर 2, 8 हो गया Na+ और Cl- 2, 8, 8 हो गया। अब क्या हो गया, ये हो गया स्टेबल हो गया, और देखिए Cl भी क्या हो गया, Cl भी स्टेबल हो गया। तो अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जो है ये सारे तामझाम है भैया, और ये सारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी बनती है। और इसी में आ जाते हैं नाम, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया, और कोई विशेष चीज़ इसमें नहीं होता है। तो आगे जितने भी एलिमेंट होंगे ना तो आपको यही समझना है। अब देखिए सोडियम Na+ और Cl- मिलकर क्या बना देता है, NaCl बना देता है। सो NaCl एक कंपाउंड, बहुत बेहतरीन कंपाउंड बन गया। यहाँ पर ये Na+ हो गया, Cl- हो गया, एक दूसरे का सपोर्ट कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ये भी खुश और ये भी खुश, और बन गया अपना NaCl।
बेहतर कंपाउंड अपना NaCl बन गया, स्माइलिंग फेस जैसे बोर्ड पे दिख रहा है तो ना इस तरीके से ये सारा जो खेल होता है ना, इसी के पीछे कारण होता है। आइए अब बात करते हैं आगे कुछ ऐसे टर्म की जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम बात करते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। दूसरा अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन से टर्म है जी, ये बार बार पूछे जाएंगे आपसे। तीसरा, अगर हम तीसरे वाले टर्म की बात करें जो आपके सामने है, वो मैं लिख देता हूँ आपको, ये है ऑक्सीडाइज्ड मैटर। आप ध्यान देना इन सबको, ऑक्सीडाइज्ड मैटर कहते हैं इसको। और चौथा जो है रिड्यूस्ड मैटर है ये, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे रिड्यूस्ड मैटर इसको है। ये चारों ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे बार बार ऐसे करके पूछे जाएंगे। बताइए जी कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कौन ऑक्सीडाइज्ड मैटर होगा, या कौन रिड्यूस्ड मैटर होगा। ऐसे करके ना आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, ये आपको समझना है कि आखिर होता क्या है। देखिए आइए इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं कि कब बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कब बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और कब बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड मैटर। सो आइए एक नज़र हम समझते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली यार। मतलब कहाँ पर किसकी वजह से ऑक्सीडेशन है, किसकी वजह से रिडक्शन है, पहले एक बार समझ तो लेते हैं, अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपके बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी खुद में ऑक्सीडेशन किया। तब जाकर उधर आप देखेंगे क्लोरीन के साइड में देखेंगे, उसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तब। यानी क्या देख रहे हैं आप, इसने खुद में अपना ऑक्सीडेशन करवाया और दूसरे में रिडक्शन करवाया। यानी सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होता तो क्लोरीन में रिडक्शन नहीं होता। ये साफ साफ आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना नहीं इसका लेता तो इसके पास भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो एक ट्रिकी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर जिसमें होगा ऑक्सीडेशन उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट? देखो अभी आपने एजेंट वगैरह देखा है, वो कभी भी अपना कोई भी एजेंट, वाईफाई एजेंट, LIC एजेंट, कभी भी अपना कोई काम नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरे का करवाता रहता है। जैसे कि यहाँ सोडियम है, जैसे क्लोरीन है, तो इसी तरीके से ये खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है लेकिन दूसरे में रिडक्शन करवा रहा है, और वो अपने में रिडक्शन करवा के दूसरे में ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसीलिए एक ट्रिकी आप समझ सकते हो, जिसमें होगा ऑक्सीडेशन उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें होगा रिडक्शन उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये आपको पिक्चर समझ में आ गया, ट्रिकी जैसा काम हो गया यहाँ पे कि भाई जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज़ें दिमाग में जब सेट हो जाएगी ना तो कभी भी आप मिस नहीं करोगे। तो आइए इसको ना थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि भैया जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, कहाँ बन रहा है। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो सोडियम दिख रहा है या जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, ये हमेशा रिएक्टेंट के तरफ वाले को लिखना है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्यों भैया? क्योंकि इसमें हो रहा है रिडक्शन, तो खुद में रिडक्शन करवा रहा है, दूसरे में क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिसमें होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम में, इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम बात करते हैं ना अपन लोग ऑक्सीडाइज मैटर, रिड्यूस मैटर, बहुत सिंपल है, जिसमें होगा ऑक्सीडेशन वही हो जाएगा ऑक्सीडाइज मैटर। जैसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम में, तो सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज मैटर। और देखिए रिड्यूस मैटर कौन सा हो गया, क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन जिसमें होगा वो क्या हो गया, रिड्यूस मैटर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में सेट करनी है, और ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं। आइए अपन लोग आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर। सो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? काय को टेंशन लेने का बच्चे पार्टी, एकदम टेंशन नहीं लेने का, बहुत ईजी ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार सीख लोगे ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। क्योंकि ना ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ये किसी भी एटम का ना एक अपेरेंट चार्ज होता है। और मज़े की बात पता है क्या है, ये ना अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बारे में और कुछ जानकारी मैं दूं तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और मज़े की बात जीरो भी हो सकता है ये। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर तीनों रूप में आ सकता है। लेकिन कुछ रूल्स आपको जानने पड़ेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं जी? तो पहला रूल्स अगर मैं बोलूं तो पहला रूल कहता है आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी आप ले लोगे ना जो खाली एलिमेंट होगा, एटम होगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो हो जाएगा जीरो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो सोडियम।
सोडियम की आप बात कर सकते हैं, या और भी कोई एलिमेंट की बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम कुछ नोट डाउन करें, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, चलिए इतना बड़ा लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, आपको ना शॉर्ट में ही बता देता हूँ, आप इसे अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। तो जैसे डायरेक्ट हम लिखते हैं अपन लोग, जैसे कि मान लो मैंने लिखा, क्या लिखते हैं, सोडियम के लेते हैं। तो सोडियम का लेते हैं, तो सोडियम जैसे पहले लिख लेते हैं, एटम लेते हैं या कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, एटम एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे सोडियम लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया जी, 0 हो गया। अगर आप ऐसे करके आगे लेते हो, कोई भी आगे आप एलिमेंट ले सकते हो अपने मन से, जैसे कि जेडन लेते हैं तो जेडन का क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम ऑक्सीजन की O2 की बात करते हैं तो O2 क्या हो गया, O2 का भी 0 हो गया। इसी तरीके से आप आगे जितना भी बात करेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे या एटम होंगे, उनका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। चलिए पहला रूल तो हमने सीख लिया। पहले रूल में आपने बहुत क्लियरली सीख लिया कि जैसे ही अकेले आएंगे तो ये आपके हो जाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर आप किसी भी मोनो एटॉमिक का निकालते हैं तो उस पर जो चार्ज होगा ना, मोनो एटॉमिक आयन का जो चार्ज होगा ना, वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। सर कैसा होता है चार्ज, तो आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप देखा होगा बहुत फॉर्म में होता है। जैसे मैं लिख के देखता हूँ, जैसे Al3+ लिख रहा हूँ मैं, तो इसका क्या हो गया, चार्ज 3 है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे करके और एग्जांपल लेते हैं, O2-, यहाँ पर क्या चार्ज है, 2-, तो इसका -2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसी तरीके से आप आगे के भी कुछ एलिमेंट को देख सकते हो, या जितने भी आपको इस तरीके से पोलो एटॉमिक आयन मिलेंगे, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मान लो Cl- लिखते हैं तो -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो जितने भी मैंने आपको लिखा Al3+, O2-, Cl-, सबके ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो उनके चार्ज हैं। तो ये मैं क्या है, ये मोनो एटॉमिक क्या ले रहे हैं, आयन ले रहे हैं हम लोग, मोनो एटॉमिक आयन ले रहे हैं। हम बात किसी कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक आयन की बात कर रहे हैं। चलिए तीसरे रूल की बात करते हैं जी। तीसरा रूल जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सीजन है। कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। अगर हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं ना हम लोग, तो वो कितना होता है, -2 होता है। पर सावधान सावधान सावधान, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो लिख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। पर कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने सावधान सावधान कहा था। एक्सेप्शन क्या है, मैं लिख देते हैं, एक्सेप्शन क्या है जी। तो जैसे हम बात करते हैं ना, पेरोक्साइड की बात करते हैं, पेरोक्साइड के केस की बात करते हैं, या सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। जैसे बात करते हैं पेरोक्साइड की, तो अगर आप पेरोक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। और जैसे एग्जांपल ले लीजिए Na2O2, Na2O2 आप बड़े आराम से ले सकते हैं, देखते हैं O2 के फॉर्म में है ये, तो ये पेरोक्साइड हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर -1 होगा। एंड अगर हम सुपर ऑक्साइड लेते हैं ना, सुपर ऑक्साइड, तो उसका कितना हो जाता है, -1/2 हो जाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पर K2O ले सकते हैं, है ना, K2O लिख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको ये बड़े विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है। चलिए तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया। चौथा हम बात करते हैं, चौथा जो है हाइड्रोजन को लेकर है। अब पता है हाइड्रोजन में ना जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेटल के साथ होगा तो -1 होगा, नॉन मेटल के साथ होगा तो कैसा होगा, +1 होगा। तो हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन, H सिंबल हो गया इसका। अब देखिए इसके एक तरफ ना हम लोग इधर बाईं तरफ ना लेफ्ट साइड में मेटल को दिखा देते हैं, ऐसे करके इधर मेटल दिखा देते हैं, और दाईं तरफ राइट साइड में नॉन मेटल दिखा देते हैं। तो देखिए इधर मैं लिख देता हूँ, इधर करके मैं मेटल लिख देता हूँ, मेटल लिख दिया मैंने, और इधर के साइड में ना हम नॉन मेटल लिख देते हैं। एकदम टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पढ़ने का बच्चा पार्टी। देखो ये हो जाएगा नॉन मेटल की तरफ +1 और मेटल की तरफ हो गया -1। यानी अब से ना आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो -1 है, आपको ध्यान देना है कि जब नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 और मेटल के साथ होगा तो -1 होगा। चलिए चौथा रूल भी क्लियर हो गया आपका। आइए पांचवें की बात करते हैं। पांचवा जब बात करते हैं, जितने अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स क्या सर, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो आपके अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल में देखिए लिख लेता हूँ मैं, सोडियम लिख लेता हूँ, पोटासियम लिख लेते हैं, भाई क्या दिक्कत है, पोटासियम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ना पोटासियम सिंबल K होता है, तो ये जो है ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी इधर आएंगे ना, ये कितने आ जाएंगे, +1 आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको दिमाग में सेट रखना है। छठे रूल की बात करते हैं हम लोग। छठा रूल जो कहता है ना, छठा रूल कहता है इफ़ अ कंपाउंड इज मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, वाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं हम लोग। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ज़्यादा, तो उसका हो जाएगा निगेटिव, हमेशा ध्यान रखना। एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, तो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, क्योंकि कम में आ जाता है वो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं इन अ कंपाउंड, ये एक कंपाउंड के अंदर है जब एक ही कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको जो है हम लोग रफ कर लेते हैं, ये बीच में आ गया, इसको रफ कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो नाइट्रोजन और क्लोरीन के एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पर Cl NCl, एक्चुअली ये NCl नहीं है, ये एक्चुअली में इसका देखेंगे तो ये होता है NCl3 होता है ये, ठीक है, NCl3 होता है। यानी आप देखेंगे नाइट्रोजन है, क्लोरीन का -1 होता है। अब जितने हेलोजेंस होंगे ना, आप ध्यान रखना, हेलोजेंस का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जितने भी हेलोजेंस होंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे तो ऑब्वियसली N का कितना आ जाएगा, N का +3 आ जाएगा, और Cl का तो -1 ही होता है ना, Cl का -1 होता है। देखिए नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस में हो गया, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस हो गया, है कि नहीं। चलिए अगले रूल की बात करते हैं, 7th रूल की बात करते हैं। 7वां कहता है कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। इसका मतलब जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हैं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर मालूम क्या होता है, उसके अंदर टोटल सम करने पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो 0 हो जाता है। जैसे कि अभी NCl3 को देख लो, NCl3 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि आप जोड़ोगे N+3 है, Cl -1 3 बार आएगा, सबको जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा ये। तो ये हमारा यही होता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हम लोग टोटल 0 लेते हैं। 8वां रूल हम बात करते हैं, चलो ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं भैया, है ना, ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं 8 रूल। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं 8वां क्या कहता है कि अगर हम पॉली एटॉमिक आयन की बात करते हैं, जितने भी पॉली एटॉमिक आयन हैं, जैसे कि NO3- मैंने लिखा, इनका जो चार्ज होगा ना, तो ये टोटल सम करने पर इनके चार्ज के बराबर हम लोग लिखेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमने क्या किया था, टोटल 0 किया था, है ना, टोटल 0 किया था हमने, सम करने पर टोटल 0 किया था। लिख लेते हैं सम, यहाँ लिख लिया हमने। NO3- में क्या होता है, जब हम सम करेंगे ना सबका ऑक्सीडेशन नंबर, तो किसके इक्वल होगा वो चार्ज, भैया चार्ज जो प्रेजेंट होगा ना, चार्ज प्रेजेंट किस पे चार्ज प्रेजेंट होगा, तो उस कंपाउंड पे, उस पॉली एटॉमिक आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना, उसके बराबर हम लोग करेंगे। तो ये टोटल 8 रूल थे। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग सेट कर लिया जाए, समझ लेते हैं। देखिए पहला आपका एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे SiH4 है ना, तो यहाँ Si का ऐसे अंडरलाइन कर देगा आपको, जैसे कि इसमें B को निकालना है बोरॉन का, यहाँ भी B का निकालना है, ऐसे अंडरलाइन आपको कर देगा। जिनका निकालना होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, उसको अंडरलाइन कर देगा। जैसे यहाँ पर Br का निकालना है, यहाँ पर देखेंगे HPO4 2- P का निकालना है, ये सब का अंडरलाइन कर देगा। आइए एक एक करके समझते हैं और हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए हम अगर बात करते हैं सबसे पहले वाले की, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले वाले की, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में ऐसे पूछे भी जाते हैं और आपको आना भी चाहिए निकालने के लिए। तो सब पहले वाले की बात करते हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर पहला वाला जो हमारा पहला वाला है वो है SiH4। अब SI मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, सिलिकॉन, क्या होता है, सिलिकॉन होता है। जब ये सिलिकॉन होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, सिलिकॉन एक नॉन मेटल है। चेक करते हैं, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल की तरफ होगा ना, तो +1, देखो मैं इसको लाल रंग से कर देता हूँ, देखो इधर की साइड +1 होगा जब नॉन मेटल की साइड होगा तो, और जब मेटल की साइड होगा ना, तो ये -1 की तरफ, -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर सबको जोड़ने पर, देखो 7वां जो है ना, टिक कर दिया मैंने, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, टोटल जोड़ने पर 0 होगा। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, 0 होगा यहाँ पे। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं, है ना, पहला नंबर सोल्व करते हैं। जैसे सिलिकॉन को X मान लेते हैं हम लोग, मालूम ही नहीं, निकालना है हमें। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कैसा बिहेव करेगा, तो हाइड्रोजन +1 की तरफ बिहेव करेगा। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, ऐसा 4 × क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब टोटल क्या करना है जी, 0 करना है, क्योंकि न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे ना हम लोग, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू -4 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। चलिए पहला हमने सोल्व कर लिया, दूसरे की बात करते हैं।
दूसरा हमारा क्या कहता है, BH3 है, दूसरा क्या है, BH3 है। तो बोरॉन क्या होता है, बोरॉन भी एक नॉन मेटल है, यानी कि बोरॉन हमें नहीं मालूम है पर नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन +1 की तरह आएगा, ये पक्की बात है। तो ये है ना पक्की बात है, +1 की तरह आएगा, नॉन मेटल है तो बोरॉन क्या है ना, x मान लेते हैं +3 × 1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ये भी हमारा आंसर आ गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। अगला तीसरा बात करते हैं, BF3। अब देखो BF3 ना F का -1 होता है। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता है क्या होता है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। आप दिमाग में सेट कर लो इसको, चाहो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, आप यहाँ नोट कर लो कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना सबका, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखता हूँ जितने भी हाइड्रोजन से मैं लिख दे रहा हूँ आपको, देखिए ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूँ, जैसे F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, हालांकि इन रूल्स में नहीं है लेकिन मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ कि जब भी आएंगे ना ये तो -1 ही इनके होंगे। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं तीसरा नंबर को। B के लिए x मान लेते हैं +3 × -1 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देख रहे हैं -1 है, ये इंटू में -1 है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आने वाला है, x -3 0, x क्या आएगा प्लस आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है ना। चौथा बात करते हैं, चौथे वाले में देखते हैं H2O3। यहाँ हमें सल्फर का निकालना है। अब हम जानते हैं ना, आ जाते हैं अपने कौन से रूल पे, ऑक्सीजन वाले रूल पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन वाले में क्या कहता है जी, ऑक्सीजन वाले में क्या कह रहा है कि -2 होता है। कौन सा रूल है हमारा, देखोगे ध्यान से तो -2 कहाँ पर हमने लिया है, तो वहाँ पर आपने देखो रूल नंबर 3 टिक कर दिया मैंने, देखो -2 होता है ये, है ना। मैं इसे राउंड कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ। बाकी तो एक्सेप्शन है वो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड का, ना ये पेरोक्साइड है ना ये सुपर ऑक्साइड है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसीलिए हम सिंपली इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं हम लोग। तो चलो हमने x तो 2x हो गया ना, H2 है तो 2x हो गया यहाँ पे, प्लस अब कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है और एक का -2 होता है। तो कैसा हो जाएगा ये, कैसे लिखेंगे, 3 × -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप इसे, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है यार, थोड़ा खुद भी सोल्व कर लिया करो। इधर साइड में मैं लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो इधर नीचे ही लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +3 में, और ये हमारा आंसर आ गया। तो चौथा भी हमने सोल्व कर लिया। आइए पांचवें की बात करते हैं भैया, पोलो एटॉमिक आयन है ये पांचवा, क्या है पांचवा, पोलो एटॉमिक आयन है, BrO4 दिख रहा है ना, माइनस, यानी कि इस पे चार्ज है। कौन सा चार्ज है, माइनस। अब तक हम 0 के बराबर कर रहे थे, लेकिन अब किसके बराबर करेंगे, ये 8वां रूल मैं टिक कर देता हूँ, 8वां रूल डबल टिक कर दिया मैंने। ये सम किसका होगा, चार्ज जो प्रेजेंट है ना उसके चार्ज के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है, जो चार्ज उसी के प्रेजेंट होगा उसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, Br को निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम 5वें नंबर पे थोड़ा सा आ जाते हैं और बढ़िया से इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ है जो हमारा लिखा गया है BrO4 माइनस, टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है वो माइनस का चार्ज प्रेजेंट है, आप हमेशा ध्यान देना। उसके नीचे देखोगे तो भी है। तो देखो इसका x मान लेते हैं हम लोग, चलिए थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ 5 नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर इसको x मान लेते हैं हम लोग, किसको x मान लिया, Br को x मान लिया। कितना ऑक्सीजन है जी, 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, 4 × -2 इज इक्वल टू -1। 0 नहीं करेंगे, -1 करेंगे। तो सिंपली इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेंगे ना तो बड़े आराम से x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब तक तो 0 कर ही रहे थे ना, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, -1 यानी चार्ज के बराबर हो गया। तो x - 8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 + 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि वो ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। ये हमने आंसर अपना लिख लिया। चलिए अगले छठे नंबर की बात करते हैं जी। तो जब हम छठे नंबर की बात करते हैं तो देखिए छठे नंबर में शुरू में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ ही तो है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली क्या आने वाला है, +1 आने वाला है ना। और देखिए चार्ज क्या है, मैं लिख देता हूँ 2- है चार्ज, ठीक है, साफ साफ दिख जाए आपको, 2- इसका चार्ज है, यानी HPO4 टोटल में 2- है ये। तो यहाँ P का आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन तो यहाँ +1 हो जाएगा। क्यों +1 हो जाएगा आपको साफ साफ पता है, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ में, मेटल के साथ होता तो -1 होता, लेकिन जब तक ये नॉन मेटल के साथ रहेगा ना तब तक ये +1 ही रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको हम ले लेते हैं +1, बढ़िया से लिख लेते हैं जी, देखिए बढ़िया से लिख लेते हैं, 1 केवल 1 ही लिख लेते हैं, प्लस x लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया, +4 × -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 इसका पूरा चार्ज है।
अब इसको क्या करना है भैया, छोटा सा सोल्व करना है, छोटा सा कैलकुलेशन ही तो है। देखोगे ना 1 है ना, एक्स है ना, ये -2 -8 और ये क्या हो जाएगा 1 -7 इज इक्वल टू -2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्टली -2 + 7 इज इक्वल टू 5 और ये आंसर हमने यहाँ तक पहुँच गया। सो हमने ये पूरा सीख लिया ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कंप्लीट जानकारी ले लिया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी है कि किस तरीके से जो है ये आपके सामने आएंगे तो आप कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। ये आगे बहुत यूजफुल है और बहुत ही आगे काम आने वाले हैं आपके लिए, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना। आइए आगे सीखते हैं कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा एक और होता है इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में कि कैसे जो है हम बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस में आप तो जानते हैं कैसे बैलेंस करते हैं, नॉर्मली सारे आइटम को हमें बैलेंस करना होता है। तो लिखते हैं ऑक्सीडेशन, आप लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग लिख लेते हैं, ये रेड पेन से मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको क्लियरली दिख सके, है ना। आप समझते हैं कि एग्जाम्पल सेट करते हैं हम लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके बुक में ही दिया गया एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल पे हम लोग काम करेंगे और उस एग्जाम्पल पे हम समझेंगे, ठीक है। बाकी रूल्स वगैरह मैं लिखवाऊंगा तो काफ़ी लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा, आप रूल्स वगैरह अपने बुक में पढ़ लेना, मैं क्लियरली समझाता हूँ। देखते हो मैं लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं CuO + NH3, ठीक है, अमोनिया ले लिया, एरो हमने ले लिया Cu कॉपर + N2 + H2O, हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, हमने N2 ले लिया। ये आपका एक रिएक्शन दे रखा है, इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है, ये आपको बैलेंस करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनमें ऑक्सीडेशन नंबर हर किसी टर्म का, जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं प्रोडक्ट हैं, हर किसी में आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर है जिसका मालूम है उसका छोड़ के, जैसे ऑक्सीजन का मालूम है, हाइड्रोजन का मालूम है, उसको छोड़कर चलिए ऐसे एक एक करके सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम पता करते हैं। जैसे बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की, तो जब हम बात करते हैं CuO की बात करते हैं तो CuO में देख रहे हैं ना ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, तो कॉपर का ऑब्वियसली कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, है ना, +2 लिख लिया हमने। NH3 में देखेंगे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है तो यहाँ हाइड्रोजन का +1 लेंगे, तो निकाल लीजिए x + 3 × 1 = 0, तो x = -3 आ गया, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। बाकी इधर देखते हैं, इधर की साइड में देखिए कॉपर है, ऑलरेडी एक एलिमेंट है, 0 हो जाएगा, N2 है, इसका 0 हो जाएगा, H2O को आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ चेंजेज आ रहा है, क्या क्या चेंजेज आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, है कि नहीं, जबकि इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, है कि नहीं, थोड़ा दिख रहा है ना आपको, +2 से 0 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये घट रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ नाइट्रोजन -3 से 0 हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है, -3 से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ना आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। लिख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो हम जो है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा रिडक्शन बोलते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन वाला टर्म हो गया, और जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है ना वो रिडक्शन वाला टर्म हो गया। तो ये हमने लिख लिया जी कि ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया, हमने लिख लिया, समझ लिया ध्यान से। तो आपको हमेशा दिमाग में सेट कर लेना है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब क्या करना है सर यहाँ पे, तो अब ना इसको सेपरेट अलग अलग लिखना है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ, इसको अलग अलग आपको लिखना है, सेपरेट सेपरेट बिल्कुल सेपरेट, तभी आप यहाँ पर क्लियरली आगे का स्टेप को पूरा कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो जो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ ना, यही स्टेप है। ये रिडॉक्स रिएक्शन को आपको 2 अलग अलग हिस्सों में देखना है, ठीक है। H2O को भूल जाइए, जो हो रहा है उसी पे काम कीजिए। जैसे यहाँ CuO और ये Cu हो रहा है, मतलब Cu में क्या है +2, Cu क्या है 0, यानी घट गया ना, कितना से घट गया, +2 से 0 हुआ ना, तो कितना से ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है भैया, तो लिख लेते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 से घट रहा है यहाँ पे, और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। चलिए अगला बात करते हैं, अगला क्या है यहाँ पर, अगला है NH3 से क्या बन रहा है, N2 लिख लेते हैं जी, N2 यहाँ क्या हो रहा है, -3 से 0 हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 3 से इंक्रीज कर रहा है, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। चलिए
इसे ना आपको क्लियरली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले हम इससे पहला काम हमारा यही होगा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करना होगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ना ऑक्सीजन को छोड़कर देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। जैसे देखेंगे ध्यान से, कॉपर देखिए, कॉपर एक, ठीक है, वो बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पर देखेंगे कि 2 नाइट्रोजन है। समझ में आ रहा है ना, कॉपर तो हो गया बैलेंस, कॉपर बिल्कुल बिंदास है। नाइट्रोजन देख रहे हैं ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब अरे तेरा यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ तो बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रायोरिटी है कि जो बैलेंस नहीं है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो एलिमेंट है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ, किसको बैलेंसिंग करना, एन, किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड। कैसे भाई, बाई कितना से मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर एन इधर मल्टीप्लाई ही लिख लेते हैं, आईएनजी हटा दो यार। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कितना से करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, चूंकि 2 करना है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई किधर की साइड करना है, किधर की साइड करना है, LHS, ऑन LHS। एक्चुअली यहाँ ऑन नहीं लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑन को ना हम हटा देते हैं और इन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन LHS में मतलब लेफ्ट साइड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काहे को दिक्कत, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2NH3 और क्या हो जाएगा एरो N2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 अभी भी है, ये क्या है -3, तो कितना हो गया, अब -3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -6 से 0। इसका मतलब यहाँ कितना से इंक्रीज कर रहा है जी, -3 और 2 करेंगे -6 हो गया ना, तो ये 6 से इंक्रीज कर रहा है, कितना से इंक्रीज कर रहा है, 6 से, 6 ऑक्सीडेशन नंबर से इंक्रीज कर रहा है। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। कुछ स्टेप को लिख लिया जाए। जैसे स्टेप 1 में हमने क्या किया, तो स्टेप 1 में सबसे पहले जो हमने काम किया, ऑक्सीडेशन हाफ, है ना, एंड रिडक्शन हाफ, इसको हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। ये हमने काम किया ना, यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। स्टेप 1 में हमने सेम काम किया। स्टेप 2, दूसरे वाले स्टेप में हमने क्या किया, बैलेंस एलिमेंट्स। भैया जो एलिमेंट्स उसको बैलेंस करो, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट, छोड़ देना, किसको छोड़ देना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H एंड O को छोड़कर, उसे लास्ट में करेंगे। H एंड O को छोड़ के हमें बैलेंस करना है। तो ये हमने 2 स्टेप अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे का हम बात करते हैं कि आगे हमें करना क्या है। तो यहाँ तक तो कर लिया, स्टेप 1 भी कर लिया, स्टेप 2 भी कर लिया, और यहाँ पर देख रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि इक्वेशन 2 ही इक्वेशन 3 बना है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर इक्वेशन 2 ही इक्वेशन 3 बना है, कोई नया नहीं आया है, इसलिए इनसे डरने का नहीं, ऐसा नहीं है कि इनसे डर जाने का, ना ना ना। अरे भैया इक्वेशन 2 को ही तो इक्वेशन 3 हमने बनाया है, वरना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 यही 2 मेन रह गया अब, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को भूल जाओ, इक्वेशन 2 को भूल जाओ, केवल 1 और 3 पे फोकस करो, क्योंकि अब इन्हीं पे काम करना है हमें, ठीक है। तो 1 में देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, मतलब 2 ऑक्सीडेशन नंबर से घट रहा था, और 3 में 6 ऑक्सीडेशन नंबर से इंक्रीज कर रहा था। तो हम क्या करेंगे ना, एक ऐसा कोशिश करेंगे कि जो इक्वलाइज करेंगे, किसको इक्वलाइज करेंगे, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है ना, उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन 1 में कैसे होगा, तो देखो वहाँ 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आ जाता है, यानी इक्वेशन 1 में आप देखोगे कि उसका जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, अगर उसे 6 करना है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना। तो इसे लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पर रे थोड़ा सा लिख लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करना है किससे, बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, किससे बाई, इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन फर्स्ट, 2 किसको, इक्विलाइज, हम बैलेंस करना चाहते हैं, इक्विलाइज किसको, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, इसे हमें इक्विलाइज करना है। तो ये आपको दिमाग में फंडा सेट कर लेना है जी, कि यहाँ स्टेप 3 हम लिख भी लेते हैं। चलिए अपना स्टेप 3 लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, इक्विलाइज कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं इक्विलाइज, क्या लिखते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि जो हमने इक्विलाइज कर लिया। तो चलिए जो हमें मल्टीप्लाई करना था वो कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में। भाई 3 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो कर लेते हैं ना, CuO, ये बन गया Cu, यानी दोनों तरफ मतलब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कैसा ब्रेक होके आ जाएगा, ये ब्रेक होके कैसा आ जाएगा, देखिए नीचे अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो कैसा आ जाएगा, 3CuO, है ना, 3CuO, इधर क्या आ गया, 3Cu, ये आ गया। अब इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं हम लोग।
इससे पहले इक्वेशन 4 मान लेते हैं। रीजन देखोगे यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है +2 है, तो हो गया ना। यहाँ 6 से देख रहे हैं ना, यहाँ पर 6 का डिक्रीज कर रहा है, वहाँ 6 इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं, हो गया इक्वलाइज। भाई डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, डिजिट तो सेम है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हमने सेम कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा जब सेम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जब इतना फंडा भाई क्लियर है, सामने आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 पे फोकस करेंगे, बस इस पे ही फोकस करना है। क्योंकि 6 इक्वल हो चुका है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 1 और 2 में तो 2 और 3 था, वो सेम नहीं था, अनइक्वल था, लेकिन यहाँ इक्वल हो गया है, तो हमें इस पे काम करना है और इसी पे हमें आगे के स्टेप को पूरा करना है। तो सवाल आता है सर आगे को क्या करने का, कैसे काम करने का, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को फोकस करो केवल, ठीक है, केवल 3 और 4 को फोकस करो और ये सोचो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड कर देंगे ना, एडिंग इक्वेशन कैसा जी, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, जब इसको ऐड करेंगे तो कैसा ऐड हो जाएगा, देखो अभी ऐड करके हम दिखाते हैं आपको, और आप भी ऐसा प्रैक्टिस करना, और आपको एक बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से अपने मन से इसे बनाना होगा, ठीक है ना। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे चलिए ब्लू मार्कर से कर देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए 2NH3, ये N2 है ना, और ये नीचे देखेंगे ये क्या है जी 3CuO, और ये क्या हो गया आपका 3Cu। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने का मतलब चलिए मैं ऊपर के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया था तो ऊपर के अकॉर्डिंग चलूँगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए ऊपर के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं, है ना, ये जो लिखा है ऊपर 3CuO + 2NH3, एरो हमने दे दिया, और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया हमने 3Cu + N2 लिख दिया यहाँ पे। चलिए ये काम हमने कर लिया, वेरी गुड, बहुत बेहतर तरीके से आपने यहाँ तक समझा। पर मन में आपको लग रहा है सर H2O का क्या होगा, H2O का क्या होगा भैया। तो देखिए H2O को छोड़कर देखा जाए तो सब बैलेंस है, 3 कॉपर है, इधर भी 3 कॉपर है, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है। तो हम अगले स्टेप की बात करते हैं, कैसा स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 4 की बात करते हैं, है ना। ये स्टेप 4 है। ये स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 की अगर हम बात करते हैं, उसमें स्टेप 4 की बात करता है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, रिडॉक्स। भाई स्टेप 4 में तो हमने क्या किया, रिडॉक्स को मेक किया, जोड़ दिया। अब स्टेप 5 की बात करते हैं। स्टेप 5 करता है बैलेंस, किसको, H एंड O। अब क्या करना है आपको, H एंड O को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस होगा भाई, तो कैसे बैलेंस होगा इसके लिए समझना है, जितना ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जितना ऑक्सीजन होगा उसके अपोजिट साइड में उतना H2O हम लोग ऐड करेंगे। ध्यान रखना आप, जितना ऑक्सीजन होगा उसके अपोजिट साइड में हम उतना H2O ऐड करेंगे। ये दिमाग में आप सेट कर लेना अच्छी तरीके से। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जितना ऑक्सीजन होगा, है ना, उतना अपोजिट में, है ना, उतना अपोजिट साइड में H2O क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करना होगा। ये हमने लिख दिया, ऐड करना, ये मैंने साफ साफ लिख दिया, आपके दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर थोड़ा काम कर लेते हैं ना, काहे को टेंशन लेने का, बिल्कुल नहीं टेंशन लेने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलिए थोड़ा सा जगह तो थोड़ा बोर्ड भर गया है जी, साइड में लिख लेते हैं, है ना, साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है, साइड में लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूँकि 3CuO, और हम क्या लिख लेते हैं, 3CuO लिख लेते हैं, प्लस क्या ले लेते हैं, 2NH3 लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर से तो लगता है दिखाई भी नहीं देगा, और वो होगा, मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, साइड से लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं, 3CuO + 2NH3 एरो 3Cu + N2। तो मैंने क्या बोला, जितना ऑक्सीजन होगा उतना अपोजिट साइड में H2O ऐड करना है। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखोगे यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, देख रहे हो, है ना, 3 ऑक्सीजन है। चलिए इस एरो को मिटा देते हैं भाई, 3 ऑक्सीजन है, तो हम इसकी तरफ कितना ऐड कर देंगे, सॉरी 3H2O, H2O नहीं 3H2O ऐड करेंगे। अब एक बार हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और इधर भी जो है ये आपका 2 तिया 6 हाइड्रोजन है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। कॉपर भी 3 है, कॉपर भी 3 है, नाइट्रोजन 2 है, यानी कि ये बिंदास हमने, ये देखिए मैं बॉक्स बना देता हूँ, बिंदास तरीके से हमने ये सीख लिया। और ऐसे ही आपको
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये सारे ऐसे सवाल आएंगे तो आपको करना होगा। तो ये सारे के सारे स्टेप आपको फोकस करने हैं, प्रैक्टिस की चीज़ है ये सब प्रैक्टिस करना है। कोई ऐसा हार्ड नहीं है, पहली बार में चटपटा लगेगा ही लगेगा, अटपटा लगेगा ही लगेगा और बाद में चटपटा लगेगा, पहली बार चटपटा थोड़ी लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, Cr2O7 2- प्लस Fe2 प्लस Cr3 प्लस Fe3 प्लस और ये एसिडिक मीडियम है। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, जैसे यहाँ पर Cr2 का है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हम पता कर लेते हैं पहले, क्योंकि मेथड भले ही डिफरेंट है उससे बट हमें काम वही करना है। तो देखिए ये x मानेंगे तो 2x हो गया, ऐसा बोल लेते हैं 2x है भैया। ऑक्सीजन क्या होता है -2, तो -2 का मतलब कितना हो गया आप देखेंगे 14 हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये को -2 चार्ज के बराबर कर दिया हमने। तो कितना आ जाएगा यहाँ x की वैल्यू टोटल आप निकालेंगे यहाँ पर 16 नहीं 12 हो जाएगा। तो ए ऐसा क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 12/2 यानी कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर क्रोमियम कितना हो गया +6 हो गया क्रोमियम यहाँ पे। और आगे बात करते हैं इधर कितना है, अब देखें क्रोमियम का तो जो चार्ज है +3 तो +3 होगा, यानी ये देखें +6 से +3 हो रहा है। उसी तरीके से अगर आयरन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आयरन की बात करते हैं तो आयरन क्या है जी, देखें यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आयरन क्या है ऑलरेडी +2 है यहाँ पर, ये +3 हो गया यहाँ पर, ऐसा थोड़ी है बस वही है। तो यहाँ पर डिफरेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ +2 से +3 हो रहा है, यानी यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ +6 से क्या हो रहा है +3 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ही समझना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ पर रिडक्शन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा ये। और यहाँ जो लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जी डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले सीखा 2 हिस्सों में बांटना, तो 2 हिस्सों में बांटना हमने सीखा, बहुत आसान होता है, 2 हिस्सों में बांट लीजिए, क्या दिक्कत है, बंटवारा ही तो करना है। और ये एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम भी होता है, अभी हम जानेंगे। एसिडिक मीडियम H+ से करते हैं, बेसिक मीडियम OH- से करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। तो कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, है ना, ये हमने लिख लिया जी, ये लिख लिया हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कहाँ पर हो रहा है Fe वाले में हो रहा है ना, तो ये लिख लेते हैं Fe2+, एरो दे दिया Fe3+, है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसे हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अच्छा आगे भी रिडक्शन वाला भी लिख लेते हैं हम लोग। तो जब हम रिडक्शन का क्रोमियम वाले में हो रहा है Cr वाले में हो रहा है, लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आराम से लिख सकते हैं हम लोग, बस इतना तो आपको कॉपी करके लिखना है। तो कैसा हो जाएगा Cr2O7 2- है ना, 2- है ये 2- एरो Cr3+, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। चलिए जी ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। अब ना ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट होते हैं ना, उससे हमें क्या करना होता है, उसे हमें बैलेंस करना होता है, ये हम सब जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो हमें अपोजिट साइड में उतना H2O ऐड करना पड़ता है, जानते हैं ना आप, बेहतर तरीके से जानते हैं। मैंने आपको लास्ट वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले में बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी तो बताया था कि ऑक्सीजन जितना भी होगा उतना मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में आप उतना H2O ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को मैनेज करना पड़ेगा, मतलब जितना हाइड्रोजन बढ़ेगा उसके अपोजिट साइड में उतना हाइड्रोजन हमें देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भी हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, इसलिए कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री रहें। जैसे Fe2+ बिल्कुल बैलेंस है, Fe वहाँ बैलेंस वाली बात है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम वाले में, तो क्रोमियम क्या है, यहाँ पर Cr2 है और इधर क्या है क्रोमियम, इधर Cr है ना, यहाँ क्रोमियम 2 है और यहाँ क्रोमियम 1 है, तब तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना बैलेंस। और साथ में हम चाहें तो एक ही स्टेप में ऑक्सीजन का भी काम तमाम कर दे सकते हैं, बार बार लंबा स्टेप नहीं होगा, इतने सारे इक्वेशन नहीं बनेंगे, कम ही इक्वेशन आपसे बनेंगे, तो आप इसको साथ में बैलेंस भी कर सकते हैं। और चूंकि Fe के पास तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन तो केवल क्रोमियम वाले के पास है ना, इसी के पास केवल ऑक्सीजन है, तो हम एक साथ ऑक्सीजन वाले का भी बैलेंस कर देंगे और ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन को भी हम बैलेंस कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आइए आगे हम थोड़ा लिखते हैं, आगे हम काम करते हैं, जो स्टेप होंगे वो भी हम लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 2 में तो काम हो रहा है,
तो इन इक्वेशन 2, अब इन इक्वेशन 2 में क्या करना है जी, तो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई Cr3 प्लस बाई कितना 2 से, किधर की साइड में भैया, तो किधर से मल्टीप्लाई करना, 2 से करना, किधर की साइड में, तो RHS में, है ना, RHS में करेंगे ना, RHS में नहीं है तो RHS में करेंगे इसको, ठीक है, ये वाला RHS में हो गया आपका। एंड आगे क्या बोलेंगे, ऐड, क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है 7H2O। भैया क्यों 7H2O, चूंकि ऑक्सीजन साथ है, ठीक है, इन किधर साइड RHS में, उसके अपोजिट ऐड करोगे तुम, और जब अपोजिट साइड RHS में H2O होगा तो ऑब्वियसली LHS में कितना 7 दूनी 14, है ना, तो 14H प्लस हो जाएगा। यही आपको केवल ध्यान देना है, 7 × 2 14H प्लस ऐड होगा, चूंकि एसिडिक मीडियम है तो 14H प्लस यहाँ ऐड होगा। अगर ये बेसिक मीडियम होता ना, LHS में हम लिख देते हैं 14H प्लस इन LHS, ठीक है, टू बैलेंस, किसको बैलेंस करना है हमें, बैलेंस किसको, HNO या ONH जैसा भी आप लिख सकते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अगर ये बेसिक मीडियम होता, हेलो सावधान, तो यहाँ पर OH माइनस से करते, फिर एसिडिक मीडियम है इसीलिए H प्लस से हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रहे। चलिए इसको आगे लिखते हैं, हम लोग आगे करते हैं, भैया इतना लिखा है तो अब आगे तो करना है ना, इस स्टेप को फॉलो तो कर लेते हैं पूरा। देखिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, Cr2O7 2 माइनस, ठीक, और इधर एरो दे दिए, क्या बन गया Cr3 प्लस, अब क्या करना है जी, इधर 7H2O हो गया 7H2O। अब 7 दूनी 14 हाइड्रोजन भी आ गया ना, यहाँ तो नहीं था हाइड्रोजन, तो इधर की साइड में यानी कि इसके अपोजिट साइड में हमें उतने H प्लस देने पड़ेंगे, 14H प्लस हमें देना पड़ेगा। ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूँ, एसिडिक मीडियम है ये, इसलिए 14H प्लस दे रहे हैं। अगर ये बेसिक होता तब माजरा कुछ और होता, मामला कुछ बदल जाता, तो ये आपको थोड़ा समझना है। चलिए कुछ स्टेप लिख लेते हैं। देखिए एसिडिक मीडियम है तो H प्लस है, अगर यही बेसिक मीडियम होता, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, अगर ये बेसिक मीडियम होता तो हम क्या लेते, OH माइनस लेते हैं। हाँ ये आपको ध्यान देना है, ये मैंने आपको साइड में लिख दिया, आपको वेरी अलर्ट क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको आराम से पता भी चल जाएगा। चलिए तो ये चीज़ें हमने लिख लिया जी, ये चीज़ें हमने समझ लिया और हमें चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ स्टेप भी लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए स्टेप को यहाँ पर लिखते हैं, उतना जगह कम पड़ जाएगा लगता है। चलिए उसको मिटा देते हैं और मिटा के यहाँ से लिखते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, रेड पेन से लिख लेते हैं, रेड पेन से लिखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो ये लिख लेते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या हो जाता है, स्टेप 1 में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो वही क्यों हमें किया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, है ना, एंड रिडक्शन हाफ कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन हाफ कर रहे हैं। चलिए ये भी हमने कर लिया। अब स्टेप 2 में हमने क्या किया बच्चों, स्टेप 2 में हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं यार, चलो हाफ लिख लेते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर लिखते हैं स्टेप 2, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट्स थे उनको बैलेंस किया हमने, किया ना बैलेंस। वो अलग बात है कि हमने एक ही इक्वेशन में दोनों काम कर लिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो कैसा स्टेप लिखेंगे कि हमें जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे वहाँ FeFe तो बैलेंस ही था, Cr को हमने किया था यहाँ पर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कैसा लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बैलेंस। किसको बैलेंस करना है, तो हमने बैलेंस किया एलिमेंट्स को, तो बैलेंस एलिमेंट्स एक्सेप्ट छोड़ दिया किसको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब स्टेप 3 की बात करते हैं हम लोग। जब हम स्टेप 3 की बात करते हैं, क्योंकि उसमें हमने क्या कर दिया था, Fe देखो बैलेंस था, हमने क्रोमियम को बैलेंस किया था, इधर 2 था इधर 1 था, तो हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पर क्या हो गया स्टेप 3। जब हम स्टेप 3 की बात करते हैं ना तो क्या बोलते हैं बैलेंस। कैसे बैलेंस करते हैं जी, तो H एंड O को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जब H और O को बैलेंस करते हैं यानी O के अपोजिट साइड में H2O देना होता है। H2O किधर देना होता है, ये अपोजिट साइड में लगाना होता है। मैं लिख देता हूँ, O जितना होगा उतना ही H2O देना है, अपोजिट साइड में देना है, और वहाँ फिर उसको बैलेंस करने के लिए H प्लस देंगे, ठीक है। H प्लस किधर देंगे, तो H प्लस देंगे। देखिए अगर एसिडिक होगा, मैं लिख देता हूँ, और बेसिक होगा, अगर एसिडिक होगा तब H प्लस, बेसिक होगा तो OH माइनस। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे काम करते हैं। अब वो अलग बात है कि हमने स्टेप 2 और स्टेप 3 को देखिए एक ही में निपटा दिया है। हम चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन हमने दोनों को एक ही में निपटा दिया है। हमने इन दोनों स्टेप को एक ही में निपटा दिया है और एक ही में दोनों काम हमने कर दिया, यानी कि हमने क्रोमियम को भी बैलेंस कर दिया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम लोग। मान लिया इक्वेशन 3 मान लिया,
ज़्यादा इक्वेशन नहीं बनेंगे ना, इक्वेशन 3 मान लिया यहाँ पे। सो यहाँ पर जो आपको चीज़ें दिख रही है ये, अब स्टेप 4 की बात करते हैं। तो स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 क्या कहेगा भैया? स्टेप 4 में क्या करना है आपको? स्टेप 4 में आपको बैलेंस करना है किसको? चार्ज को। क्योंकि जब आप चार्ज को बैलेंस करेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉनों से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना, तो अब आप कैसे करोगे? चार्ज बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करोगे। जैसे यहाँ देखो 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, इधर 2 प्लस इधर 3 प्लस है, तो 3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑटोमेटिक एक कम जाएगा, तो यहाँ पर कम कर देते हैं। कैसे लिख लेते हैं हम लोग, है ना? कैसा लिख लेते हैं यहाँ पर जी? देखिए ध्यान से, ऑन एडिंग, क्या ऐड करना है जी? इलेक्ट्रॉन, है ना? किस में इलेक्ट्रॉन से ऐड करना है? इन इक्वेशन, किस में? इक्वेशन फर्स्ट में। तो कैसे फर्स्ट में इक्वेशन ऐड करना है? देखिए, एंड इक्वेशन 3 में भी तो करना है, दोनों में करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन 3 दोनों में, टू बैलेंस चार्ज। क्योंकि हम चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो लिख देते हैं टू बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम जब लिखते हैं ना, यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं Fe2 प्लस, है ना, और इधर क्या है? Fe3 प्लस। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, हो गया ना बैलेंस? ये पूरा बैलेंस हो गया, खेल अपना बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब बात करते हैं तो ये क्या हो गया? Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस एरो, यहाँ क्या हो जाएगा? Cr3 प्लस प्लस 7H2O। सो टोटल चार्ज की अगर हम बात करेंगे ना, तो अगर चार्ज को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे चार्ज को इधर की साइड में, तो लिखा है Cr2O72 माइनस, यानी टोटल इधर 2 माइनस हो गया और इधर क्या है? 14H प्लस हो गया ये। यानी कि इधर अगर आप देखोगे ये 14 पॉजिटिव हो गया, 14 पॉजिटिव हो गया और 2 नेगेटिव हो गया यहाँ पर, है ना? यहाँ पर गड़बड़ था, यहाँ पर 2Cr3 प्लस थोड़ा सा मिस्टेक था, रह गया था, यहाँ भी 2Cr था, ये मेन चीज़ ही भूल गया था। अच्छा चलिए, यहाँ पर था 14H प्लस और ये 2 माइनस, तो इधर टोटल चार्ज दोनों सब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पॉजिटिव, और इधर कितना हो गया? देखेंगे 6 प्लस 2 3 6, 6 प्लस हो गया ना। तो यानी कि अब क्या करना है? इधर 6 इलेक्ट्रॉन यदि कर दे तो ऑटोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन, 12 पॉजिटिव में से 6 माइनस हो जाएगा तो 6 प्लस हो जाएगा, इधर भी 6 प्लस और इधर भी 6 प्लस। तो ऐसे करके हमें इधर की साइड में जिधर ज़्यादा प्लस चार्ज होता है ना, उधर इलेक्ट्रॉन देना होता है ताकि प्लस को कम किया जा सके। कौन तो कह रहा सर हमें तो पहले से पता था कि मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये छूट गया, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। चलिए कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको दोनों को ऐड करना है। अब फिर से इक्वेशन लिखेंगे ना यार, बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, यहीं पर ऐड कर देते हैं, ठीक है? फिर ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा और लेंदी हो जाएगा, तो यहीं पर ऐड कर देते हैं, ठीक है? यहीं पर ऐड कर देते हैं और कोई टेंशन नहीं लेने का। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में 1 से नहीं, फिर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंस में नहीं कर रहे हैं ना, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फिर। तो ये हम बोल सकते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 क्या होता है? इक्वलाइज। किसको इक्वलाइज करना है जी? तो हमें इक्वलाइज करना है। किसको करना है? लिख लेते हैं इक्वलाइज किसको करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को करना है एंड ऐड। अब ऐड कर देते हैं बोथ रिएक्शंस, RxN लिख देता हूँ रिएक्शंस। तो स्टेप 5 कहता है कि इक्वलाइज करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऐड बोथ रिएक्शन। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर कर देते हैं भैया, ये तो लिखा हुआ था ना आपके सामने, Cr2O72 माइनस, है ना, ऊपर वाले की तरफ फॉलो करते हैं, प्लस। अब देखिए इधर की साइड लिखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा है? 6 Fe2 प्लस, क्योंकि ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 हो गया, प्लस क्या हो गया? 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? 2Cr3 प्लस, जैसे ऊपर चल रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे, प्लस Fe3 प्लस, है ना। ये क्या लिख देते हैं जी? यहाँ लिख देते हैं ना, 6 हो जाएगा ना, हाँ 6 हो जाएगा, Fe3 प्लस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या बच गया यहाँ पर? ये 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को तो ऊपर ही हम कट कर देते हैं, नीचे लिखने कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो यहीं पर ये कट जाएगा, ठीक है? इसे हम मिटा देते हैं, ये तो फालतू में आ गया था। इससे हम क्या करते हैं? इसे हम लोग मिटा देते हैं, टेंशन नहीं। चार्ज को एक बार ज़रा देख लेते हैं, चार्ज किधर बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। जरा चार्ज को चेक कर लेते हैं हम लोग। चार्ज को चेक कर लेंगे तो अपना काम जो है आसान हो जाएगा, है ना। चार्ज चेक कर लेंगे। देखिए इधर कितना हो गया जी? 2 माइनस से 2 नेगेटिव हो गया, 6 दूनी 12, है ना। तो 6 है और 2 प्लस है, ये एक्चुअली यहाँ बीच में प्लस है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये प्लस 14H प्लस है ये। तो यहाँ पर क्या है ना, ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस हो गया, लिख लेते हैं 12, आगे प्लस लिख लेते हैं, और ये 14 में प्लस हो गया यहाँ पे। इधर क्या है आप देखेंगे
8 कितना हो गया 6 प्लस और इधर कितना हो गया 18 प्लस, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, है ना। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 24 प्लस हो गया, और इधर जोड़ेंगे तो दिखना 12 माइनस 2, तो ये देखेंगे ऑटोमेटिक जो है 24, इधर भी 24 और इधर भी 24। तो इस तरीके से जो है हमने इसको बैलेंस करना सीखा, और बिल्कुल हमारा चार्ज क्या है बैलेंस है। यहाँ ना एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया सर? तो देखोगे ध्यान से, ये देखो ये 7H2O है, इसको तो हम भूल ही गए भैया 7H2O को तो पूरी तरीके से हम लोग भूल गए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7H2O, हमने यहाँ क्या कर दिया 7H2O कर दिया। सो ऐसा बड़े बड़े शहरों में ना छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, पर मालूम क्या, आप लोगों को ना ऐसा एग्जाम में गलती नहीं करने का, नहीं तो नंबर खा जाएगा आपका टीचर सो बच्चों, आज का यहीं तक हम विराम देते हैं। और यहाँ पर जो आप मेरी मेहनत देख रहे हो, ये जो मेरी सारी चीज़ें देख रहे हो, अभी रात के ना लगभग 2 बज रहे हैं, आपको मालूम है रात को 2 बज रहे हैं। और यहाँ पर ना आप देखोगे कि गर्मी इतनी ज़्यादा है और पंखा भी हमें कम करना पड़ता है। पंखा ना ऐसे धीरे धीरे से चलता है, ऐसे लगता है इसे अच्छा तो ऐसे करके जो मतलब ना वो कपड़े से या फिर किसी गत्ते से हवा लगता है, उससे ज़्यादा हवा तो उसमें लगता है। तो ये सारा मेहनत सारी चीज़ें केवल आपके लिए है। आप मुझे बड़ा भाई समझ लो, जो समझ लो। अगर आप एक लड़की हो तो मैं आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, लड़की हो तो भी बड़ा भाई हूँ। मतलब मेरा उद्देश्य ये जो सारा मेहनत है, सारी चीज़ें पता है क्या है हमारा उद्देश्य, जो मेरा उद्देश्य है ना वो यही है कि मैं चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम में जब आप वहाँ पेपर देने बैठो तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जो बोले भैया ने पढ़ाया नहीं था, बड़े भैया ने पढ़ाया नहीं था, हर एक पॉइंट को डील किया है। तो मैं चाहता हूँ मेरी छोटी बहन जो मेरा छोटा भाई है ना, वो बिंदास तरीके से एग्जाम में बैठे ना, तो टेंशन ना हो उसको और हर पॉइंट को डील करें। 2-3 सालों से रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास, खुद का कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अब दिल्ली एनसीआर में अगर आप हैं तो सीधा हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सीधा कोचिंग पढ़ सकते हो। बट अगर आप दूर में हो तो एनआईओएस के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था इंडिया में, तो ऐसा बोला गया कि अब क्या होगा, नहीं ऐसे करके बहुत सारे बच्चों का आ रहा था सर आप सीबीएसई पर करते इस पर करो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं करता हूँ। और मैंने इतनी मेहनत से, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्ट किया तो बीच में छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। अभी केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर अभी आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करूंगा, अपना ऐप भी लॉन्च करूंगा। आगे के आगे चीज़ें चला जाएगा ना, क्या दिक्कत है, उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा। सो कहने का मतलब अभी का अभी देखते हैं। और अभी हमारा फंडा ये है कि हमने जो चीज़ें सीखी है उसको घर पे एक बार प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। जितनी चीज़ें है ना, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है या फिर आप जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था, दोनों को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, बिंदास तरीके से सीखना है, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो सच में आप मुझे सर मानते हो, गुरु मानते हो, बड़े भाई मानते हो, जो भी मानते हो, तो जो मैं बोलता हूँ उसे कम से कम फॉलो करना। क्या फॉलो करना? इनमें से बहुत सारे बुक में एग्जाम्पल होंगे आपके। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ये मैंने देखिए एसिडिक मीडियम का करवाया, अब आपको प्रैक्टिस करना है बेसिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको खुद से करना है। आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आपको करना है। तो ऐसा करने का और जल्दी से वीडियो को लाइक ठोकने का, सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन चेक करने का है या नहीं, और कमेंट में जाके बताने का कैसा लगा आज का क्लास, कैसी चीज़ें आपको लगी, क्या कुछ डाउट है, जो भी आप बताना चाहते हैं। और इसी के साथ दमदार जोशील अंदाज में मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में, बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।